बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लॉ जो है दो साइंटिस्ट थे, इनमें से एक का नाम था C.N. गुलबर्ग और दूसरे का नाम था पीटर वेज। इन दोनों ने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर, ठीक है, इन 1869 में ये लॉ पेश किया विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ठीक है बेटा, इसकी स्टेटमेंट की मैंने दो हिस्सों में इसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो एक ही स्टेटमेंट है लेकिन इसको दो हिस्सों में बयान करूंगा और ये स्टेटमेंट है एक ही चीज है। ठीक है बेटा, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। बेटा किसी भी सब्सटेंस की वो स्पीड, रिएक्ट करने की वो स्पीड, ठीक है, जिससे वो रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एक्टिव मास के। आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि एक्टिव मास क्या होती है, फिलहाल आप इसकी स्टेटमेंट को समझें। ठीक है बेटा, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। किसी भी सब्सटेंस की वो स्पीड जिससे वो रिएक्ट कर रहा होता है वो उसकी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक्टिव मास ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा और अगर एक्टिव मास कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मासेस जो होती हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है बेटा, अब इस स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है? रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब इसमें भी वही बात है लेकिन उसमें एक सब्सटेंस कर रहा है, यहां वो कहता है कि अगर आपसे एक से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे तो उन सब्सटेंसेस का जो रेट होगा, वो जो एक्टिव मासेस होंगी सब्सटेंस की, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो बातें हैं बेटा, पहले में वो क्या बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सब्सटेंस की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब वहां क्या कह रहा है? दूसरे हिस्से में कह रहा है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी जो स्पीड है, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जो एक्टिव मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक में उसने एक सब्सटेंस और एक्टिव मास ले लिया, दूसरे में आपने उसने क्या किया? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक से ज्यादा ले लिया तो जो एक्टिव मासेस होंगे उनके प्रोडक्ट्स भी ज्यादा होंगे, लेकिन दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। यानी मतलब यह है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के इफेक्ट होगा। अच्छा, ये जो लॉ है, जैसे मैंने बताया आपको, ये लॉ जो है एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंस और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड द एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंस। यहां पर हमने एक्टिव मासेस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन में। ठीक है, कंसंट्रेशन ज़ाहिर करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? यहां एक्टिव मासेस का और कंसंट्रेशन का मतलब एक ही है और इसकी यूनिट क्या लेंगे हम लोग? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये शर्त है इसकी, आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन की शक्ल में जो आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अमाउंट आपने किस में लेनी है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। और बेटे एक्टिव मासेस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है बेटा। ठीक है, यहां एक्टिव मासेस को हम किससे जाहिर करेंगे बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है बेटा किसको जाहिर करती है बेटा? एक्टिव मास को जाहिर करती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यू लिख लें बेटा, या आप इसको यू भी लिख सकते हैं मोल पर, इसको आप यू भी लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर आप ये स्लैश डालेंगे तो फिर ये माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप स्लैश नहीं डालेंगे तो फिर यू भी इसको लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, और यू भी लिखा जा सकता है। तो बेसिकली बेटा और आसान वर्ड्स में बताऊंगा आपको एक्टिव मासेस क्या होती है बेटा। बेटा किसी भी सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहा होता है उसका जो स्पीड होता है, उसका जो रेट होता है, वो उसकी एक्टिव मास के बराबर होता है। आप इसको और ज्यादा मैं आसान तरीके से बता सकता हूँ। आपने एक रिएक्शन शुरू करवाना है तो इसके अंदर आपने फर्ज कर लिया आपने उसके अंदर जो है 20 ग्राम जो है वो सब्सटेंसेस डालना है। ठीक है, अब उस 20 में से 10 ग्राम यूज हो गया जबकि 10 ग्राम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा।
तो बेटा याद रखिएगा जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वो अमाउंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रही होती है, इन्वॉल्व हो रही होती है, हिस्सा ले रही होती है, यूज हो रही होती है, उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, एक्टिव मास कहते हैं। और आसान कर ले, ठीक है, आप घर में, ठीक है, 5 किलो चीनी लेके आए हैं। अब उस 5 किलो में से आपने 2 किलो चीनी यूज कर ली, जबकि 3 किलो जो है वो यूज नहीं हुई। ठीक है, 2 किलो यूज हुई वो रिएक्टिंग होगी, और जो 3 किलो आपने रख दी वो अनरिएक्ट होगी। तो बेटा याद रखिएगा वो अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जो किसी रिएक्शन में इस्तेमाल होती है, यूज हो रही होती है, हिस्सा ले रही होती है, उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। और इन रिएक्टिव मास जो होती है उसको मैंने आपको बताया हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। किसी भी रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस की जो एक्टिव मास होती है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। एक्टिव मास की यूनिट हम क्या यूज करेंगे इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर डेसिमीटर की, यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं। तो बेटा अब हम एक इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा, आप इसको यूं लिख लें कि आपके पास डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब बेटे आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रूफ करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या बेटा, एक दफा मैं आपको फिर बता दूं व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बेटा उसको केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आसान लफ्जों में कह लो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, बेटे ये जो ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने आपको बताया ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये मोलर कंसंट्रेशंस को भी ज़ाहिर करती है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एक्टिव मास को भी ज़ाहिर करती है। हकीकत में मोलर कंसंट्रेशन और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक ही होता है, एक ही बात है, इसका मतलब क्या है बेटा। तो बेटा मैं आपको बता रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बेटा प्रोडक्ट्स की अमाउंट और रिएक्टेंट्स की अमाउंट के दरमियान जो रेशियो है, अगर आप ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, अगर आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को या प्रोडक्ट की एक्टिव मास को और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिंबल क्या होती है बेटा, केसी। ये याद रखिएगा, ये आगे मैंने डेरिवेशन में इसको इस्तेमाल करना है। फिर सुन ले, द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स पे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो बेटा आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन करना है, इसको हम एक जनरल एग्जांपल से करेंगे। लेट हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ठीक है, आपके पास a और b, बेटा ये दो रिएक्टेंट हैं। जनरल एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जनरल रिएक्शन। A और B आपके पास क्या है बेटा, A और B आपके पास रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, C और D। तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, these are reactants and these are products। ठीक है बेटा, अब देखिए दो तरह के रिएक्शंस होते हैं बेटा, आपने पढ़े हैं पीछे, एक होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और एक क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शन। बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स में। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि दो तरह के, एक हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हो गया रिवर्स रिएक्शन। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन, इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में
ठीक है, आपके पास इस क्या होगा रेट। अब ये एक और बात बता दूं इससे पहले कि बेटे याद रखिएगा ये आपके पास क्या है रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज को अब देखिए हम यू लिखेंगे, ये आपके पास क्या है बी एंड ये आपके पास क्या है सी, ठीक है, आपके पास बेटे ये क्या है आपके पास सी ब्रैकेट में आ गया और ये क्या आ जाएगा आपके पास डी ब्रैकेट में आ गया, ठीक है बेटे। अब याद रखिएगा ये है आपके पास एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एक्टिव मैसेज को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखेंगे। तो बेटा इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बेटे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। आपके पास ये रिएक्टेंट ए और ये आपके पास क्या रिएक्टेंट बी है, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होंगे आपके पास रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज को किससे ज्यादा किया गया स्क्वायर ब्रैकेट से ज्यादा किया गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है बेटा। अब इसको मैं अगर शॉर्ट करके यूं लिख लूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा यूं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे यहां कांस्टेंट आ जाएगा, यहां केएफ क्या है कांस्टेंट है। ये आपके पास a इंटू बी, आप इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दें 1 कह दें, ठीक हो गया। इसी तरह अब फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने रेट निकाला, इसी तरह बेटा आपके पास क्या है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपके पास क्या है C और D आपके पास प्रोडक्ट्स है बेटा। तो बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका बन जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसको आप शॉर्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन को आप शॉर्ट करके यूं लिख लें कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, आपके पास क्या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है ये प्रोडक्ट्स की एक्टिव मैसेज के, ठीक है, होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा। अब इसको अगर आप इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को जब आप खत्म करेंगे तो यहां क्या आएगा, ठीक है, भी कांस्टेंट आ जाएगा जिसे क्या कहते हैं किया इनटू क्या आ जाएगा आपके पास C इंटू डी आ जाएगा आपके पास। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए जरा, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको बेटा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो रिवर्स हो, वो उनकी एक्टिव मैसेज की क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लेंगे तो फिर आप किसकी एक्टिव मैसेज लेंगे रिएक्टेंट्स की, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। जब आप रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज के बराबर होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। यहां से आपने ये इक्वेशन निकाल दी बेटा, RF क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KF क्या है स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां KF क्या है बेटा, यहां KF क्या है स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां KR क्या है,
ये भी कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब देखिए आगे क्या होगा बेटा, ठीक है बेटे, अब आगे आपके पास है बेटा जी बेटे, ठीक है बेटा, अगर आपका रिएक्शन देखिए रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आपको पता है एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या होगा, दोनों के रेट्स के दरमियान इक्विलिब्रियम पैदा होगा। तो बेटा इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर रिएक्शन किस हालत में हो बेटा, इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो, तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप इसको शॉर्ट करके यूं भी लिख सकते हैं कि RF इज इक्वल टू क्या है आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो आप देखें यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप देखें आपके पास ये वैल्यू इसकी आ जाती है आपके पास बेटे फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, और बेटे ये वैल्यू किसकी आपके पास आ गई, ठीक है बेटा, ये आपके पास किसकी आ गई बेटा, ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। इसमें पुट कर दे अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या बेटा, KF आपके पास क्या है, KF इंटू A इंटू B, ठीक है बेटा, और इसी तरह आपके पास क्या है KR, ठीक है, इंटू C इंटू D, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, अब आप देखें इसको अरेंज करें तो आपके पास क्या होगा, KF ओवर क्या हो जाएगा बेटा KR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास C D ओवर क्या आ जाएगा आपके पास एक्टिव मैसेज ऑफ, ये आपके पास रिएक्टेंट आ गया। ठीक है बेटा, जब आपने इसको रीअरेंज किया, ये यहां आ गया और ये यहां चला गया, इसका मतलब हुआ ये वाला कांस्टेंट यहां आ गया और ये रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज का यहां आ गया। अब आप जानते हैं इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम की हालत में आपके पास जो है वो आपके पास KF ओवर KR, ठीक है। अब KF जो है ये भी कांस्टेंट है, KR ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ये क्या है स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, ये किसके बराबर होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। तो बेटा कांस्टेंट फॉर व्हाट, द रेशियो बिटवीन कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसके इक्वल होती है। अब देखिए आपके पास, अब इसको आप यूं लिखेंगे, आपके पास जो है बेटा आपके पास KC, ठीक है, इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, ये KC की वैल्यू होगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस के कांस्टेंट्स के दरमियान जो रेशियो होती है उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, KC लिख लेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास C इंटू D ओवर क्या आ जाएगा आपके पास K ओवर क्या आ जाएगा आपके पास बेटा A इंटू B, तो ये आपके पास क्या आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हकीकत में बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, आप इसको जरा थोड़ा सा साफ कर लें, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज द रेशियो, ठीक है, बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, क्योंकि बेटा आपके पास C और D जो है ये किसको ज़ाहिर करते हैं बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि A और B किसको ज़ाहिर करते हैं, आपके पास रिएक्टेंट।
तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इट इज ए रेशियो बिटवीन दी, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि बेटा ये ब्रैकेट किसको जान करती है बेटा? कंसंट्रेशन को। तो सिंपल वर्ड्स में कह लो कि ये आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है और ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो बेटा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो है, अगर आप प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स पे डिवाइड कर दो तो ये आपके पास क्या है? एक रेशियो आ जाएगी जिसे आप क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम ए जनरल रिएक्शन। हमने ये एक जनरल रिएक्शन लिया था, ए और बी ये कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, सी और डी ये प्रोडक्ट्स है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट्स है। तो इस एक जनरल रिएक्शन की मदद से हमने, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हमने निकाला। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान एक रेशियो है। जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा लॉ जिसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। बेटा अब लॉ ऑफ मास एक्शन को हम एक दफा फिर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसके अंदर हम एक और जनरल एग्जांपल लेंगे। थैंक यू वेरी मच।